Hi, students, welcome back to the DAM series where we cover a daily article, an MCQ based on that article, and a mains question based on that article from the Hindu and the Indian Express. This is a series which is aiming to reduce your newspaper overrun so that you can decode the news the smart way. So let's get started. आज का आर्टिकल हमने लिया है द इंडियन एक्सप्रेस से द आर्टिकल इज रिवर्सिंग द स्लो डाउन इट इज फ्रॉम पेज 12 of the editorial. The central theme of the article is that India is at a critical juncture to boost its economic growth by adopting a well-defined export-led growth strategy. So currently India is going through an economic slowdown, and for that the author of this article says that we must follow an export-led growth strategy. That is, if we want to strengthen our economy, we must focus more on exports. It argues that the recent slowdown in India's growth is a wake up call, and the country must seize opportunities like attracting foreign investment and increasing its share in the global trade to achieve long term prosperity and potentially become a developed country by 2047. So we all know हमारा डेवलप्ड कंट्री बनने का गोल 2047 तक है, लेकिन जिस तरह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अभी चल रही है वो अच्छे रिफ्लेक्शंस नहीं दे रही है। और अगर हम इस गोल को अचीव करना चाहते हैं, वी मस्ट इंश्योर कि हम एक एक्सपोर्ट लेड कंट्री बन जाएं जहां पे एक्सपोर्ट्स डोमिनेट करते हों, जिस तरह से हमें चाइना में भी देखने को मिलता है। So, what is the background? When do we say that an economy is slowing down? An economy is said to be slowing down when the growth rate declines consistently over a period of time. तो currently पिछले 5 क्वार्टर्स में से हमारे 4 क्वार्टर्स में ग्रोथ रेट कंसिस्टेंटली डिक्लाइन किया गया है। अब ग्रोथ रेट होता क्या है? ग्रोथ रेट measures how fast an economy's economic output, that is GDP, increases or decreases over a period of time. It shows whether the economy is growing, positive growth rate, or is if it is shrinking, declining growth rate. When do we say an economy is slowing down? Declining GDP growth. तो अगर हमारी GDP growth लेट अस से पिछले कुछ क्वार्टर्स में 7% रही है, उसके बाद वो कुछ क्वार्टर्स में 5% तक जा रही है, तो हम देख रहे हैं कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट उसका डिक्लाइन कर रहा है और फिर और डिक्लाइन करेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। और क्यों होती है हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन? अगर हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इनफ नहीं हो रही। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्यों इनफ नहीं हो रही है? क्योंकि कंज्यूमर डिमांड कम है। सो वी नो द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड कम होगी तो नेचुरली हमारी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। स्लगिश इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अब कंज्यूमर्स की डिमांड क्यों कम है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तो इंडस्ट्रीज नई सेटअप नहीं होंगी, नई इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं होंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो दैट मीन्स द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इज ऑलरेडी लो, तो कैसे अपने मार्केट में जाकर कुछ खरीदेगा। एंड लाइकवाइज इसमें एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा कि डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम होगी तो इंडस्ट्री और कहेगी कि हमें और प्रोडक्शन नहीं करनी है और जीडीपी ग्रोथ रेट और कम आ जाएगा। तो इसको इंटरवीन करने के लिए, साइकिल को तोड़ने के लिए, जो कि एक साइक्लिकल फॉर्म में ये पूरी चीज रन करती रहती है, इसको तोड़ने के लिए कई बार हमें इंटरवेंशन करनी पड़ती है पॉलिसीज के थ्रू या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो इकोनॉमी के रेट ऑफ ग्रोथ को इंक्रीज कर देते हैं। फर्दर ट्रेड वॉल्यूम रिडक्शन की हमारी ट्रेड में भी कमी देखने को मिल रही है। हम एक्सपोर्ट्स कम कर रहे हैं या हम इम्पोर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं। नाउ एज पर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, अगर हम एक्सचेंज रेट आज का यूज करें विच इज 83 to 85 अराउंड फ्लक्चुएट करता है, तो यूएसए का पर कैपिटा इनकम इज $86,000, which means around 71,38,000. So this is an average income of one person in USA, whereas अगर हम इंडिया की बात करें, it is 2,24,100, which is in a way saying कि for every 1 rupee that an Indian earns, a person in USA earns 32 rupees. So that means India's USA's economy is basically, or USA's GDP is basically, per capita GDP is 32 times India's per capita GDP. द सिस्टम ऑफ क्वार्टर्स। अब हम क्या करते हैं, क्वार्टर्स में अपने साल को, हमारा जो पूरा ईयर होता है उसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, विच आर 3 months क्वार्टर्स। हमारा पहला क्वार्टर जनवरी टू मार्च रहता है, फिर उसके बाद अप्रैल टू जून आ गया, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। हम कंसिस्टेंटली क्वार्टर्स में देखते हैं कि हमारा ग्रोथ किस तरह से हो रहा है, स्लो हो रहा है या बढ़ रहा है, ताकि हम जल्दी से इकोनॉमिक चेंजेस को क्विकली समझ पाएं एंड सो उसी हिसाब से अपनी पॉलिसीज में चेंज ला पाए, अपने इंटरेस्ट रेट्स में चेंज ला पाए, आरबीआई अपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सके या गवर्नमेंट अपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सके। सो दिस इज आवर पर्पस।
सो व्हाई इज कंज्यूमर डिमांड स्लोइंग डाउन? अब सबसे पहले आ जाते हैं कंज्यूमर डिमांड क्यों स्लो कर रही है। लोअर डिस्पोजेबल इनकम, लोगों के पास इनकम नहीं है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इन अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट रेट्स पे हैं। राइजिंग सेविंग्स हमें देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। कभी कोविड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, सो पीपल और आर सेविंग मनी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट और पुटिंग इट इन द मार्केट। वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। एंड पर्टिकुलरली अगर हम इस आर्टिकल के थ्रू बात करें तो अर्बन डिमांड हमें सबड्यू हो चुकी है, हमें सबड्यूड देखने को मिलती है। दैट मीन्स कम हो गई है। क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज जहाँ पे इनफैक्ट नॉर्मली हमें देखने को मिलता है कि कंजम्पशन काफी हाई है, दे आर एक्सपीरियंसिंग वीकर स्पेंडिंग। एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज disposable income is low. The income which they can spend on buying or purchasing things, it is very low. Why? Because the consumer has become cautious due to post-economic disruptions. There have been certain events which has made the consumer cautious about spending their money. Then this is first reason as per the article. Then second is there is weak private investment. Companies, even though they are running in profit, they are hesitant to invest in new factories or capacity expansion because they're already running in profits, and they know that even if they set up new companies, even if they set up new companies, it is not going to necessarily increase the demand uh, uh, because there is only a limit up until till which the consumers are interested to buy those products. So existing factories are also underutilized, and the demand is already low, because of which they do not want to invest more money. And when they are not investing more money, automatically there is lack of employment opportunities. एक चीज है हमारे पास डिपेंडेंस भी क्या है। हमारी डिपेंडेंस हमें देखने को किसमें मिल रही है? डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। वी कैन सी गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज बीन प्रॉपिंग अप डिमांड। सो द फैक्ट is making the things a little stable for now is that the government is spending. तो अगर जैसे गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, कोई प्रोजेक्ट चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो या कोई और प्रोजेक्ट हो, नेचुरली उसमें वर्कर्स एम्प्लॉय होंगे तो वो कुछ ना कुछ अर्न करेंगे। जब वो कुछ अर्न करेंगे तो वो उससे कुछ खर्चा करेंगे और डिमांड बढ़ेगी, और इसी तरह से कंजम्पशन जो है वो रेज होगी। कंजम्पशन रेज होगी तो आपका ग्रोथ रेट भी इंप्रूव होगा। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो स्पेंड अप अंटिल अ लिमिट ओनली। उसके बाद उसको फिजिकल कंस्ट्रेंट आने लगेंगी, यानी कि वो डेफिसिट में जाने लगेगी। उसके पास एक लिमिट हो जाएगा जो वो पैसा खर्च कर सकती है डिमांड को रेज करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक साइकिल हमें देखने को मिलता है। लो डिमांड है जिसकी वजह से कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि लोग पैसा ही नहीं खर्च कर रहे हैं। एंड व्हेन पीपल आर स्पेंडिंग बिकॉज इनकम्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, जब वो अर्न ही नहीं करें तो स्पेंड कहाँ से करेगी? अब गवर्नमेंट सेवियर की तरह आती तो है, वो स्पेंडिंग करती है ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और उसके बाद वो खर्चा करना शुरू करें। लेकिन गवर्नमेंट अलोन इसको सस्टेन नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर अ वेरी ह्यूज कंट्री विद ह्यूज पॉपुलेशन। तो गवर्नमेंट अलोन ये बर्डन बेयर नहीं कर सकती है। अब इस पूरी चीज में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक नेगेटिव एस्पेक्ट को देख रहे हैं। देयर इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी? एक्सपोर्ट ग्रोथ पोटेंशियल। अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स को रेज करें, अब जैसे इंडिया का जो जीडीपी है विच इज अप्रोक्सीमेटली $4 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन। वर्ल्ड का जीडीपी इज अप्रोक्सीमेटली 4 ट्रिलियन, लिटिल ओवर सॉरी $100 ट्रिलियन। एंड India's GDP is 4% of global economy, but India's export is only 2% of the global economy. So aligning export share with its economic size offers significant potential. तो अगर हम उसको improve कर देते हैं, हम अपने exports को बढ़ा देते हैं, जो कि करंटली सिर्फ 2% है, तो हम काफी इंप्रूवमेंट अपनी जीडीपी में भी देख सकेंगे। देन सेकंड इज शिफ्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स। अभी तक हमारे पास कई सारी China was dominating. In fact, it is still dominating in manufacturing, and many companies are now looking to move out of China, creating an opportunity for India to attract investments and expand manufacturing. But now, because of political reasons, because of ideological reasons, and because of this shifting of power, the access of power. Now, many companies want to move out of China. India is a good needs to be able to exploit this particular opportunity. Attracting foreign direct investments, India has large population base and strong growth prospects, making it attractive destination
फॉर एफडीआई मैन्युफैक्चरिंग। सो वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, हमारी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी ज़्यादा है, हमारे में बहुत पोटेंशियल है, तो अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी तो हम काफ़ी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट थ्रू पीएलआई स्कीम। सो व्हाट इज पीएलआई स्कीम? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो अगर हम बाहर की कंट्रीज जो अपनी कंपनीज यहाँ पर इंडिया में भेजेंगी, अगर वो अपनी कंपनीज यहाँ पर सेट करती हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि हम आपको इंसेंटिव्स देंगे इफ यू मैन्युफैक्चर इन India. So this is also an opportunity which we can see. So solutions क्या हैं? Boost our solutions are boost export competitiveness. That means we need to identify what are high demand global goods जिनकी world over काफी requirement है, and then we need to work on setting up industries for those particular goods so that we can manufacture them and eventually send them, export them. There also needs to be ease of doing business. इंडिया में ease of doing business already low रहता है, but हमें इसको अगर हम improve करते हैं, रेगुलेशंस निकाल लाते हैं, जिससे कंपनीज का यहाँ पर आना, अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप करना आसान हो जाए. सो इट इज गोइंग टू मेक द entire process easier for us. The next is infrastructure development. We also need to develop transportation, ports, energy, and all these kind of systems, because any company which is going to set up over here, that is not going to only work on the land and labor aspect. It needs transportation also, it needs ports also, it needs all these assisting mechanisms also, so that it can successfully manufacture its products. Then we need to identify sectors, electronics, pharmaceuticals, automotive, कि किस सेक्टर को हम किस तरह से अट्रैक्ट करें, या हम अपने आप को एक स्पेशलाइज्ड जोन बना दें कि यहाँ पर इन चीज़ों की प्रोडक्शन अगर करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट कंट्री टू गो टू for this purpose. We also need to make our workforce developed in terms of skills so that employment can be generated in our country only. And then finally, we need to have stable trade policies so that the countries who are coming and setting up their industries over here, उनमें ये confidence आए कि हम इंडिया में अपना प्लांट सेटअप कर सकते हैं या हम इंडिया में प्रोडक्शन कर सकते हैं. Then let's talk about key organizations, our players as per this article. तो इस आर्टिकल में किस किस की बात की गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करी है, और उसका रोल क्या बताया? दैट वी नीड टू फोकस ऑन कोहेरेंट led growth strategy and implementing policies to boost GDP growth and attract foreign direct investment. So the government needs to work on what things? It needs to make a strategy which is export led growth strategy. Then it needs to implement policies which will boost the GDP. Then it needs to make policies which is going to attract foreign direct investments. Then this is the first. Then second is the RBI. RBI needs to ensure that there is a stable exchange rate policy, and it needs to tackle protectionist measures in trade. अब इसकी क्या details होते हैं, we're not going to cover up in this video because it will become very lengthy. So surface level पे this is the thing. Then third is Indian manufacturing sector. So this is a sector which is a key area for growth through FDI, foreign direct investment, and initiatives like production linked incentive scheme. तो जिसके बारे में हमने already बात की. Global trade regime, India needs to align with global trade systems to improve export share and to avoid trade barriers. तो we need to ensure कि किस तरह के trade systems हैं, किस तरह से हम उसमें अपने आप को ज़्यादा तरीके से seamlessly integrate कर सकते हैं. Finally, talking about foreign investors, critical for injecting capital into India's economy, especially as companies look to move out of China and set up manufacturing in India. So now foreign investors are very key in this entire thing, because as these investors are moving out of China, they need an alternative. And who can be that alternative? We want India to be that alternative, because that is going to help our GDP grow to some extent. What is the data which has been used in this particular article? या कुछ data अगर आप उठाना चाहें. इंडिया की GDP approximately $4 trillion, global GDP approximately $100 trillion, India's share in global economy approximately 4%, but India's share in global exports is less than 2%. Exports is a share of India's GDP around 13%. तो अगर हमारी जो भी जितनी भी total GDP है, उसमें से exports हमारी GDP का सिर्फ 13% है. तो अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो हमें GDP में भी improvement देखने को मिलेगी. तो ये किसने हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई है कि अगर हम एक्सपोर्ट का शेयर बढ़ाएं 2% से 3% तक, 2% का लाइक जस्ट 1% बढ़ाएं, दैट मीन्स 50% अगर हम उसको बढ़ा देते हैं तो दैट मीन्स 9% एनुअल ग्रोथ इन गुड्स एक्सपोर्ट्स देखने को मिलेगी. एंड अगर वो 9% हम गुड्स ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे जितने की हम अभी कर रहे हैं, तो हमें 1% GDP ग्रोथ हर साल देखने को मिलेगा.
क्रिटिकल एनालिसिस अगर हम देखें इसका क्या है, हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इंडिया अभी भी 2% चीज़ें ही एक्सपोर्ट करता है। ओवरऑल वर्ल्ड के ट्रेड में इंडिया का एक्सपोर्ट सिर्फ 2% है and lags behind its GDP share, which is 4%, showing untapped potential. So there is potential, but we have not been able to exploit this potential. Then there are growth challenges in terms of policy support and uncertain global demand. हमारी सॉरी इंटरनल चैलेंजेस भी हैं और हमारे पास एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं। देन नेक्स्ट इज पॉलिसी डिपेंडेंस, पीएलआई स्कीम सस्टेनेबिलिटी लिमिटेड बाय फिजिकल कंस्ट्रेंट्स। तो पीएलआई दैट मींस पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव। तो ये एक पॉइंट तक हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं बाहर की कंपनीज को, आप आकर हमारी कंपनी में हमारी कंट्री में अपना प्लांट को लगाओ या अपनी इंडस्ट्री को खोले, बट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन नॉट गिव देम सो मच ऑफ बेनिफिट बिकॉज इट इज गोइंग टू harm our own harm our own finances. Internal barriers, weak domestic consumption and investments hinder economic growth. So our internal consumption is also very weak and investment is also very weak. Global risks, China shift opportunities face geopolitical uncertainties. Balance needed, export focus shouldn't overshadow domestic market development. So even though we're talking about export in this particular article, we need to ensure that eventually our domestic market needs to be very strong, because geopolitically world is going through a very uncertain period, and if for any reason exports will be stopped, let's say hypothetically for some period of time, India needs to have a strong domestic market to counter that particular impact. So what are the implications? What do we basically need? We need stable policies. We need infrastructure to seize the opportunity. We delayed action risks missing a crucial chance for manufacturing leadership. So we need to make sure that we take prompt action and there is manufacturing leadership in the country. And eventually the success depends upon balanced export and domestic market strategies. So it cannot be only an export-led growth. We also need to make sure that our domestic market is also very stable. So let's finally come to the end of the video. The MCQ which is based on this, consider the following statements regarding India's economic growth. India's share in global exports is less than 2%, despite its share in global economy being around 4%. I think we've already covered this point. The production linked incentive scheme is designed to boost manufacturing and exports. So I believe it is very easy to identify which of these statements is correct. Both 1 and 2 are correct, which we have covered from the article. What is a मेंस बेस्ड क्वेश्चन जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो से या इस पर्टिकुलर आर्टिकल से देख सकते हैं? ये किस तरह का क्वेश्चन, इसका डेटा हम किस तरह के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं? सो लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन. इंडिया शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट रिमेन्स डिस्प्रपोर्शनेटली लो कंपेयर टू इट्स इकोनॉमिक साइज. इज दिस ट्रू? यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ये हमें पता है. Discuss the challenges and opportunities. What are the challenges and opportunities in leveraging export-led growth? तो अगर हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करना हो तो हम क्या चैलेंजेस को फेस करेंगे और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम लेवरेज कर सकते हैं? Suggest measures to enhance India's competitiveness in the global market. So how can we make India more competitive in the global market, particularly in the export-led field? So the things which you can use from this article, you can say that India's 4% GDP versus 2% export share indicates an untapped potential. इसकी बात हम कर सकते हैं. Then economic constraint, low export performance and weak domestic demand. इसकी बात कर सकते हैं. Underutilized capacity and limited government resources. इसकी बात कर सकते हैं. ये हमारे challenges हैं. Then opportunities हमारे पास क्या है? चाइना से कंपनीज जो है निकलना चाहती हैं और पीएलआई स्कीम के बेनिफिट्स हमारी कंट्री में ऑलरेडी मिल रहे हैं. एंड देन वी आल्सो हैव अ लार्ज वर्कफोर्स एडवांटेज. Solutions क्या हैं? What do we need to do? We need to make policies which enhance competitiveness and manufacturing. We need strategic focus, attract FDI and reform trade policies, development, strengthen workforce skills, and what is the way forward eventually? Balance export-led growth with policy support for sustainable economic development. Leverage FDI, trade policy reform, skill development. And conclude किस तरह से कर सकते हैं? Highlight that export-led growth with focused policies can help India bridge the export gap and achieve long-term economic growth. So this is how you can approach this question from which will be from GS 3. And that will be all for today. So students, you can like, share and subscribe our channel for more such videos. Thank you.